हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। 11 वेट क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की सेकंड क्लास होने वाली है। फर्स्ट क्लास में हमने कुछ इंट्रोडक्शन किया था, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। आज दोस्तों हम शुरुआत करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की। आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली है। तो आज बात करते हैं सेकंड क्लास में पशुओं में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है पशुओं में या पशुओं का आमाशय के आधार पर वर्गीकरण। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं कि पशुओं को स्टोमक के आधार पर या आमाशय के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि पशुओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो आमाशय के आधार की हम बात करते हैं तो आमाशय के आधार पर पशुओं को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। तो उन कौन कौन सी जो 3 श्रेणियां हैं पशुओं की जिनको आमाशय के आधार पर विभाजित किया गया है, उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है रूमिनेंट जानवर। रूमिनेंट्स एनिमल, जो हम कहें रोमंथी जानवर। पहला आता है रोमंथी जानवर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन रूमिनेंट एनिमल। या हम कहें अरोमंथी जानवर। नेक्स्ट बात करते हैं सूडो रूमिनेंट। एनिमल आभासी रोमंथी जानवर। आभासी रोमंथी जानवर, ठीक है दोस्तों। तो बात कर रहे थे कि जानवरों को उनके आमाशय के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। उनके आमाशय के आधार पर जानवरों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है? एक तो रोमिनेंट्स एनिमल रोमंथी जानवर, एक नॉन रोमिनेंट्स एनिमल अरोमंथी जानवर, और तीसरा आता है सूडो रोमिनेंट्स एनिमल या आभासी रोमंथी जानवर। अब इनको किस आधार पर बांटा गया भाई? आमाशय के आधार पर। अब बात करते हैं कि रोमंथी जानवर क्या होते हैं, अरोमंथी जानवर क्या होते हैं, और आभासी रोमंथी जानवर क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रोमिनेंट्स एनिमल की, कि वे जानवर जो क्या करते हैं भाई? जुगाली करते हैं। क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। कौन से जानवर कहलाते हैं? रोमिनेंट्स एनिमल या रोमंथी जानवर कहलाते हैं। जो जुगाली नहीं करते हैं वो जानवर कौन से कहलाते हैं? नॉन रोमिनेंट्स एनिमल या अरोमंथी जानवर कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूडो रोमिनेंट्स। वे पशु जो जुगाली तो करते हैं लेकिन जिनका स्टोमक का, जिसका आमाशय की हम बात करें, स्टोमक की बात करें, इनका जो स्टोमक होता है 3 भागों में बटा होता है, ठीक है। यानी कि वे पशु जो जुगाली करते हैं वो तो क्या कहलाते हैं भाई? जो क्या करते हैं भाई? जुगाली करते हैं, वो तो क्या कहलाते हैं? रोमिनेंट्स एनिमल कहलाते हैं। जो जुगाली नहीं करते हैं वो नॉन रोमिनेंट्स एनिमल कहलाते हैं। और जो जुगाली तो करते हैं, हम कहेंगे जुगाली तो करते हैं, लेकिन इनका जो स्टोमक होता है वो कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। 3 भागों में बटा होता है। उन्हें क्या कहते हैं भाई? सूडो रोमिनेंट एनिमल या आभासी रोमंथी जानवर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो बात हो गई कि आमाशय को किस आधार पर बांटा गया भाई? उनके स्टोमक के आधार पर कितने भागों में बांटे गए? 3 भागों में, रोमिनेंट्स एनिमल, नॉन रोमिनेंट्स एनिमल और सूडो रोमिनेंट एनिमल। यानी कि जो जुगाली करते हैं रोमंथी जानवर, जो नहीं करते हैं एरोमंथी जानवर, और सूडो रोमिनेंट
जुगाली तो करते हैं, लेकिन इनका जो स्टोमक होता है 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले रोमंथी जानवरों की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करते हैं रोमंथी जानवर। रोमंथी जानवर, या हम कहें रूमिनेंट एनिमल। ठीक, तो सिंपल सी हम एक डेफिनेशन देते हैं कि वे पशु जो क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। वे पशु जो जुगाली करते हैं, वे पशु जो क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। क्या कहा जाता है उन्हें? रोमंथी जानवर या रूमिनेंट्स एनिमल कहा जाता है। अब बात करते हैं कि रोमंथी जानवरों में कौन कौन से पशु आते हैं। जैसे हम बात करें कि रोमंथी जानवरों में कौन कौन से एनिमल आते हैं भी, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, या इनके अलावा भी हम बात करें हिरण, याक, जिराफ इत्यादि। यानी कि इन सभी जानवरों को किस में शामिल किया गया भी? रोमंथी जानवर है रूमिनेंट एनिमल्स में शामिल किया गया। यानी कि वे पशु क्या करते हैं, जो जुगाली करते हैं। और जुगाली करने वाले जानवर कौन कौन से होते हैं? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण, याक और जिराफ। इन सभी जानवरों को रोमंथी जानवर कहा जाता है। या वे पशु जो जुगाली करते हैं क्या कहलाते हैं भी? रोमिनेंट एनिमल्स कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने बात की है गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण और जिराफ। इन सभी को किस में शामिल किया गया है? रोमंथी जानवर में शामिल किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं भाई, जो रोमंथी जानवर होते हैं इनका जो स्टोमक होता है वो कितने भागों में बटा होता है? अमाशय की बात करते हैं, अमाशय, या हम बात करें स्टोमक। यानी कि जो रोमंथी जानवर होते हैं उनका जो अमाशय होता है कितने भागों में बटा होता है? 4 भागों में। कितने भागों में बटा होता है? 4 भागों में बटा होता है। 4 भाग कौन कौन से होते हैं उनकी हम बात करें। सबसे पहला आता है रूमेन। कौन सा आता है? रूमेन। सेकंड कौन सा आता है? रेटिकुलम। सेकंड कौन सा आता है? रेटिकुलम। ठीक है, थर्ड कौन सा आता है? ओमेजम। और नेक्स्ट आता है एबोमिजम। ठीक है, यानी कि अमाशय के आधार पर उनको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, रोमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमिजम। यानी कि उनका जो पेट के जो भाग होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं रोमंथी जानवरों की। रोमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमिजम। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं रूमेन की। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम बात करते हैं रूमन की बात करते हैं। ठीक है, तो रूमन की बात करते हैं कि शरीर का जो सबसे बड़ा भाग होता है जो कौन सा होता है पशु में? रूमेन होता है। हम कहें सबसे बड़ा भाग किसका होता है? अमाशय का। यानी कि टोटल अमाशय में शरीर का जो अमाशय का जो सबसे बड़ा जो भाग होता है वो कौन सा होता है? रूमन होता है। यानी कि कुल अमाशय का कितना प्रतिशत होता है? ये 80% होता है। कुल अमाशय का 80% भाग कौन सा होता है? रूमेन होता है। ठीक है, पशु के किस साइड में हम बात करें? पशु की बाईं साइड में, बाईं तरफ रूमन स्थित होता है। किस तरफ रूमन स्थित होता है भाई? पशु के बाईं तरफ रूमन स्थित होता है। ठीक है, बात करते हैं रूमन का जो कार्य होता है। कार्य क्या होगा यहाँ का? इसका
रुमन का कार्य होगा भोजन का अवशोषण, सॉरी भोजन का संग्रहण करना। ये क्या होता है? रुमन का कार्य होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें अभी रुमन की बात करें। शरीर का जो रुमन का जो अमाशय का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? अभी रुमन होता है। कुल अमाशय का कितना प्रतिशत भाग होता है? 80% भाग होता है। किस साइड में किस तरफ स्थित होता है? बाईं तरफ रुमन स्थित होता है। कार्य क्या होता है? भोजन का संग्रहण करना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रुमन की पीएच, कि रुमन की जो पीएच होती है वो कितनी होती है? रुमन की पीएच, ठीक है, जो रुमन की पीएच होती है 5.8 से 6.8 होती है। कितनी होती है रुमन की पीएच? 5.8 से 6.8 रुमन की पीएच होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने बात की है अमाशय के सबसे पहले भाग के बारे में कि रुमन कहाँ स्थित होता है? लेफ्ट साइड में स्थित होता है, बाईं तरफ स्थित होता है। ठीक है, रुमन की पीएच 5.8 से 6.8 होती है। कार्य क्या होता है रुमन का? भोजन का संग्रहण करना। ठीक है, तो ये तो बात थी रुमन की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रेटिकुलम। सेकंड पार्ट आता है रेटिकुलम। रेटिकुलम, देखिए रेटिकुलम की जैसे ही बात आती है, यह अमाशय का सबसे छोटा भाग है। अमाशय का सबसे छोटा भाग है, क्योंकि कुल अमाशय का 5% भाग होता है। कितना भाग होता है भाई? कुल अमाशय का 5% भाग होता है। कौन सा? रेटिकुलम। बात करते हैं रेटिकुलम की आकृति। इसकी जो आकृति होती है कैसी होती है पशुओं में? मधुमक्खी के छत्ते के समान, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है अभी? हनीकॉम्ब। किस नाम से जाना जाता है इसे? हनीकॉम्ब के नाम से, क्योंकि इसकी जो आकृति होती है मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रेटिकुलम का कार्य क्या होगा। जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं उन अनावश्यक पदार्थों को रोकने का कार्य करता है। कार्य क्या होंगे इसके? अनावश्यक पदार्थों को रोकने का कार्य करता है। यानी कि जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को रोकने का कार्य कौन करता है? रेटिकुलम करता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हम बात कर रहे थे अमाशय का जो सबसे छोटा भाग होता है कौन सा होता है? रेटिकुलम होता है। इसकी जो आकृति होती है मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, इसलिए इसे हनीकॉम्ब के नाम से जाना जाता है। इसका जो कार्य होता है अनावश्यक पदार्थों को रोकने का कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ओमिजम। अमाशय का स्टोमक का तीसरा भाग आता है रोमंथी जानवरों में। कौन सा आता है अभी? ओमिजम। ठीक है, ओमिजम की बात करते हैं। यह कुल अमाशय का 7 से 8% भाग होता है। कितना होता है भाई? कुल अमाशय का 7 से 8% भाग किसका होता है? ओमिजम का होता है। ठीक है, बात करते हैं ओमिजम के कार्य की। ओमिजम का कार्य क्या है भाई? ओमिजम का कार्य पानी का अवशोषण करना। पानी का अवशोषण करना, यह किसका कार्य होता है भाई? ओमिजम का होता है। किसका होता है? ओमिजम का। जो कुल अमाशय का कितना प्रतिशत भाग होता है? 7 से 8% भाग होता है। कार्य क्या होता है इसका? पानी का अवशोषण करना। क्योंकि जब पशु के ओमिजम के अंदर भोजन प्रवेश करता है कुछ समय के लिए वहां पर रुकता है, ठहरता है, तो ठहरने के कारण क्या करता है भी वहां पर भोजन में जो पानी होता है उसको क्या कर लेता है? ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो पानी को अवशोषण करने का जो कार्य है वो कौन करता है? ओमिजम करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एबोमिजम की। नेक्स्ट अमाशय का भाग कौन सा आता है? एबोमिजम। नेक्स्ट भाग आता है
एपोमेजम। इसे चतुर्थ अमाश्य भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? चतुर्थ अमाश्य। इसे चतुर्थ अमाश्य भी कहा जाता है। जो कुल रुमन का कितना होता है अभी? 7 से 8% होता है। कितना होता है? कुल रुमन का 7 से 8% होता है। इसे ट्रू स्टोमक भी कहा जाता है। ट्रू स्टोमक, या हम कहें से सत्य अमाश्य या वास्तविक अमाश्य। देखिए दोस्तों, इसे किस नाम से जाना जाता है अभी? इसे ट्रू स्टोमक भी कहा जाता है, सत्य या वास्तविक अमाश्य भी कहा जाता है। इसे वास्तविक अमाश्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, जो भोजन का वास्तविक रूप से जो पाचन है, भोजन का वास्तविक रूप से पाचन, हम कहें वास्तविक रूप से भोजन का पाचन अमाशय के किस भाग में होता है? एपोमेजम वाले भाग में होता है। किस वाले भाग में होता है? एपोमेजम में। तो हम कह सकते हैं इसका कार्य क्या है भाई एपोमेजम का? कि भोजन का वास्तविक रूप से पाचन करना, भोजन का वास्तविक रूप से पाचन करना। ठीक है, एपोमेजम का कार्य क्या हो गया? कि भोजन का वास्तविक रूप से पाचन करना। अब भोजन का वास्तविक रूप से पाचन किस प्रकार होता है भाई? क्योंकि अमाशय के इस भाग में पाचक रस एवं एंजाइम, पाचक रस और एंजाइम्स का क्या होता है? यहां पर स्रावण होता है। किस भाग में होता है? अमाशय के एपोमेजम वाले भाग में होता है। इसलिए क्या होता है? भोजन का वास्तविक रूप से पाचन अमाशय के किस भाग में होता है? एपोमेजम वाले भाग में होता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे क्या कहा जाता है अभी? वास्तविक रूप से पाचन होने के कारण इसलिए इसे क्या कहा जाता है अभी? ट्रू स्टोमक या सत्य अमाशय या वास्तविक अमाशय से ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हम कर रहे थे रोमंथी जानवरों की, कि रोमंथी जानवरों का जो अमाशय है उसके कितने भाग होते हैं, कितने भागों में उसको डिवाइड किया गया है, उन सभी भागों की हमने चर्चा की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन रूमिनेंट एनिमल। नॉन रूमिनेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन रूमिनेंट एनिमल, अरोमंथी जानवर। अरोमंथी जानवर। देखिए दोस्तों, अरोमंथी जानवर कौन से होते हैं? कि वे जानवर जो जुगाली नहीं करते हैं, वे जानवर या वे पशु जो जुगाली नहीं करते, उन्हें किस श्रेणी में शामिल किया गया भी? नॉन डोमिनेंट एनिमल्स की श्रेणी में उसे शामिल किया गया। क्या हम कहें उनके अमाशय का केवल क्या होता है? एक ही भाग होता है, या इन्हें हम कहें मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स भी कहते हैं। मोनोगैस्ट्रिक एनिमल, क्योंकि इनके अमाशय का केवल क्या होता है? एक ही भाग होता है, इसलिए इसे मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि कौन कौन से पशु मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स में या नॉन रूमिनेंट एनिमल में शामिल किए गए। जैसे हम बात करें कुत्ता, बिल्ली, बंदर, घोड़ा, गधा और खच्चर इत्यादि। इन सभी जानवरों को किस में शामिल किया गया है?
नॉन रोमिनेंट एनिमल्स में शामिल किया गया। या हम कहें इनके अमाशय का केवल क्या होता है, एक ही भाग होता है, इसलिए इन्हें मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सूडो रोमिनेंट्स एनिमल। नेक्स्ट बात करते हैं सूडो रोमिनेंट एनिमल की, या तीसरा पार्ट। या हम इनको कहें आभासी रोमंथी जानवर। तो दोस्तों देखते हैं कि आभासी रोमंथी जानवर कौन से होते हैं। वे पशु जो जुगाली तो करते हैं, वे पशु जो जुगाली तो करते हैं लेकिन इनका अमाशय तीन भागों में, इनका अमाशय तीन भागों में बटा होता है। इनका अमाशय कितने भागों में बटा होता है, तीन भागों में। यानी कि वे पशु क्या करते हैं, जो जुगाली तो करते हैं लेकिन उनका जो अमाशय होता है वो कितने भागों में बटा होता है, तीन भागों में बटा होता है। अब तीन भाग कौन कौन से होते हैं इसकी हम बात करें। नंबर 1 रोमन, नंबर 2 रेटिकुलम और नंबर 3 एबोमेजम। यानी कि इन जानवरों के अंदर हम बात करें सूडो रोमिनेंट जो आभासी रोमंथी जानवर होते हैं उनमें ओमेजम अनुपस्थित होता है। तो नोट लगा के हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इन जानवरों में ओमेजम क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी बात सूडो रोमिनेंट्स एनिमल की, आभासी रोमंथी जानवर, कि वे पशु जो जुगाली तो करते हैं लेकिन जिनका जो अमाशय है वो कितने भागों में बटा होता है, तीन भागों में बटा होता है। कौन कौन से होते हैं, रोमन, रेटिकुलम और एबोमेजम। इनमें ओमेजम अनुपस्थित होता है। अब बात करते हैं कि इनमें कौन कौन से जानवर आते हैं भाई सूडो रोमिनेंट में, या आभासी रोमंथी जानवर में कौन कौन से एनिमल्स को शामिल किया गया है। जैसे हम बात करें, जैसे ऊंट और लामा, इन जानवरों को आभासी रोमंथी जानवरों में शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए अभी तो हमने बात की है कि अमाशय के आधार पर जंतु की जो श्रेणियां थी कि कितनी श्रेणियों में उनको विभाजित किया गया है। तो पहली श्रेणी की हमने बात की कि रोमंथी जानवर कौन से होते हैं, रोमिनेंट्स एनिमल कौन से होते हैं। फिर हमने बात की कि नॉन रोमिनेंट एनिमल कौन से होते हैं, और फिर हमने बात की सूडो रोमिनेंट्स एनिमल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मुर्गी के अमाशय की बात। अमाशय, ठीक है दोस्तों, जैसे बात करते हैं मुर्गी के अमाशय की। अमाशय के मुर्गी के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं भाई, मुर्गी के अमाशय के दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो आता है प्रोवेंट्रिकुलर्स, प्रोवेंट्रिकुलर्स, ठीक है, और दूसरा होता है वेंट्रिकुलर्स। एक तो कौन सा हो गया प्रोवेंट्रिकुलर्स और दूसरा कौन सा हो गया वेंट्रिकुलर्स, या इसे क्या कहते हैं भाई गिजार्ड, इसे क्या कहते हैं गिजार्ड। आप देखते हैं कि मुर्गी के अमाशय में वास्तविक रूप से जो भोजन का पाचन होता है वो अमाशय के किस भाग में होता है भाई, वास्तविक रूप से पाचन, वास्तविक रूप से पाचन मुर्गी के किस भाग में होता है, प्रोवेंट्रिकुलर्स भाग में होता है। किस भाग में होता है, प्रोवेंट्रिकुलर्स भाग में होता है। इसलिए प्रोवेंट्रिकुलर्स भाग को ही क्या कहा जाता है, सत्य अमाशय या ट्रू स्टोमक भी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है अभी? सत्य अमाशय या ट्रू स्टोमक किसे कहा जाता है मुर्गी के अमाशय में? प्रोवेंट्रिकुलर्स को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रोमंथी जानवरों में भोजन का जो प्रवाह होता है वो किस प्रकार होता है। रोमंथी जानवरों में भोजन का प्रवाह। तो दोस्तों देखते हैं कि जो रोमंथी जो जानवर होते हैं, जो पशु जुगाली करते हैं, उन जुगाली करने वाले जानवरों में जो भोजन का जो प्रवाह होता है, यानी कि भोजन को ग्रहण करने से लेके अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकालने तक का जो प्रवाह होता है वो किस प्रकार से होता है, कि भोजन सबसे पहले कहाँ पहुँचता है, फिर उसके बाद में कहाँ पहुँचता है, वो सारी जो क्रियाविधि होती है, जो प्रवाह होता है, उस प्रवाह को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भोजन कहाँ से शुरू होता है अभी? माउथ, या हम कहें मुख। पशु क्या करता है अभी? सबसे पहले भोजन को क्या करता है? ग्रहण करता है, मुंह के द्वारा हल्का फुल्का चबाता है और उसके बाद में सीधा भोजन कहाँ पहुँचता है अभी? रूमेन के अंदर। कहाँ पहुँचता है अभी? रूमेन के अंदर। यानी कि पहली बार में पशु के द्वारा जो निगला गया है जो भोजन है वो क्या कहलाएगा अभी? जो पहली बार में जो पशु का मुंह के द्वारा जो भोजन निगला गया है, जो रूमेन में पहुंच रहा है, क्या कहलाता है वो? बोलस कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। जैसे ही भोजन कहाँ पहुंचा अभी? रूमेन के अंदर, तो रूमेन में भोजन का किण्वन स्टार्ट हो जाता है। भोजन का किण्वन रूमेन के अंदर जैसे ही भोजन पहुंचने के बाद में रूमेन के अंदर क्या हो गया अभी? भोजन का किण्वन, उसकी मोटिलिटी के अकॉर्डिंग क्या हो गया अभी? यहाँ पर भोजन का किण्वन आरंभ हो गया। जो किण्वित भोजन है अब वो कहाँ पे पहुंचेगा अभी? रेटिकुलम में। यानी कि जो किण्वित भोजन था वो कहाँ पहुंच गया अभी? रेटिकुलम में। और जैसे ही रेटिकुलम में पहुंचता है, रेटिकुलम के अंदर जुगाली की शुरुआत हो जाती है। जुगाली की शुरुआत किस भाग में होती है? जुगाली की शुरुआत रेटिकुलम भाग में होती है। किस भाग में होती है? रेटिकुलम भाग में। अब यही किण्वित भोजन वापस से कहाँ पहुंचेगा अभी? मुंह में। कहाँ पहुंचेगा? मुंह में। यानी कि जो किण्वित भोजन है वो फिर से वापस से कहाँ जाएगा अभी? मुंह की तरफ जाएगा, जो किण्वित भोजन है रेटिकुलम से। और रेटिकुलम से जो किण्वित भोजन मुंह की तरफ जाना ही जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? रिगार्जिनेशन कहलाती है। या हम इसको यहां पे लिख दें, क्या कहलाती है अभी? गार्टिनेशन कहलाती है, रिगार्जिनेशन कहलाती है। और जो भोजन रेटिकुलम से मुंह की तरफ गया है उस भोजन को हम क्या कहेंगे? कड़। क्या कहेंगे भी? जो भोजन रेटिकुलम से मुंह की तरफ गया है उसको हम क्या कहेंगे? कड़। और जो रेटिकुलम से किण्वित भोजन जो मुंह की तरफ गए, जो जाने वाली जो प्रक्रिया है उसको हम क्या करते हैं? रिगार्जिटेशन कहलाता है। ठीक है। अब मुंह के अंदर जैसे ही भोजन वापस से पहुंचा, अब देखिए सबसे पहले यहां पर पशु ने क्या किया था? भोजन को ग्रहण किया था। ग्रहण करने के बाद में हल्का फुल्का चबाया। चबाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं अभी? मैस्टिकेशन। अब भोजन यहां पर मुंह के अंदर पहुंचा है। पहुंचने के बाद पशु क्या करेगा अभी? उसको चबाएगा फिर से, तो वापस चबाने की क्रिया को हम क्या कहेंगे? रीमैस्टिकेशन। क्या कहलाएगा? रीमैस्टिकेशन। यानी कि भोजन को पुनः चबाना क्या कहलाता है? रीमैस्टिकेशन। यानी कि रीमैस्टिकेशन की क्रिया कहलाएगी। अब चबाने के बाद में पशु क्या करता है? भोजन को निगलेगा, और निगलने की जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी? रीस्वेलोइंग। रीस्वेलोइंग। चबाने के बाद में पशु भोजन को निगल लेता है,
और निगलने की जो क्रिया वो क्या क्रिया है जो क्या कहलाएगी, रीस्वैलोइंग कहलाती है। ठीक है, अब जो निगलने के बाद में भोजन है अमाशय के किस भाग में पहुंचता है भाई, ओमेजम में। देखिए जैसे ही पशु भोजन को निगलता है रिमेस्टिकेशन के बाद में रीस्वैलोइंग करता है, निगलने की क्रिया करता है, रूमन के अंदर वापस भोजन किण्वित होने के लिए नहीं पहुंचता है। यानी कि अब जो सीधा भोजन है रूमन को बाईपास करते हुए कहां पहुंच गया है, ओमेजम के अंदर पहुंच गया। अब ओमेजम में भोजन का कुछ समय के लिए क्या होता है, ठहराव होगा। यानी कि यहां पर जो भोजन होगा कुछ समय के लिए रुकेगा और कुछ समय के लिए रुकने के बाद में यहाँ पर भोजन के अंदर जो पानी है उस पानी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर अवशोषण हो जाता है। क्या हो गया भाई, पानी का अवशोषण हो गया। अमाशय के किस भाग में पानी का अवशोषण हो रहा है, ओमेजम के भाग में। अब ओमेजम से भोजन कहाँ प्रवेश करेगा भाई, इसके एबोमेजम वाले भाग में। कहाँ प्रवेश करता है, एबोमेजम में। जैसे ही भोजन एबोमेजम में प्रवेश किया पानी के अवशोषण होने के बाद में, तो यहां पर भोजन का वास्तविक रूप से क्या होता है, पाचन होता है। यानी कि किस भाग में भोजन का वास्तविक रूप से पाचन हो रहा है, अमाशय के एबोमेजम वाले भाग में वास्तविक रूप से पाचन हो रहा है, क्योंकि यहां पर एबोमेजम वाले भाग में पाचक रस और एंजाइम्स का क्या होता है, स्रावण होता है। ठीक है, अब जैसे ही पचित भोजन है वो कहां पहुंचेगा, इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन। या हम कहें छोटी आंत में। और एबोमेजम से जो पचित भोजन है वो कहां पहुंच रहा है भाई, छोटी आंत में। जैसे छोटी आंत में पचित भोजन पहुंचता है उस भोजन को हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि एबोमेजम से जो पचित भोजन है वो कहां पहुंच रहा है, छोटी आंत में पहुंचता है जो भोजन है उसे हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर थोड़ा सा मैं मिटा के आगे की तरफ लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ी सी दिखने में समस्या हो रही है, तो मैं यहां से थोड़ा मिटा रहा हूं इसे। तो जैसे ही एबोमेजम से पचित भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा है उसे हम क्या कह रहे हैं भाई, काइम कहते हैं। छोटी आंत से कहां पहुंचेगा, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन या हम कहें बड़ी आंत में। ठीक है, बड़ी आंत के बाद में कहां पहुंचता है भोजन भाई, एनस मार्ग में या हम कहें गुदा मार्ग। कहां पहुंचता है भाई, गुदा मार्ग में। और गुदा मार्ग के बाद में अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर की तरफ डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। यहां से क्या हो गया, शरीर से बाहर की तरफ। तो दोस्तों ये थी रोमंथी जानवरों में जो भोजन का जो प्रवाह होता है कि किस प्रकार से भोजन को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करना मैस्टिकेशन, और पहले बार निगला गया भोजन क्या कहलाता है भाई, बोलस कहलाता है। फिर जैसे ही रोमन के अंदर भोजन का क्या होता है, फर्मेंटेशन की क्रिया स्टार्ट होती है। फिर रेटिकुलम में पहुंचता है, रेटिकुलम में क्या होता है भाई, जुगाली की शुरुआत होती है। अब रेटिकुलम से जो किण्वित भोजन है वो कहाँ पहुंचता है भाई, मुंह के अंदर वापस से पहुंचता है। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, रिगार्जिनेशन कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में और जो भोजन गया उस भोजन को हम क्या कह रहे हैं, कड़ कह रहे हैं। अब जैसे ही मुंह के अंदर भोजन पहुंचा है उस भोजन को हम क्या कह रहे हैं भाई, वो जो भोजन होगा उसको पशु वापस से चबाएगा और वापस से चबाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, रीमेस्टिकेशन कहलाती है, वापस चबाना। और फिर क्या कर लेता है, उस भोजन को निगल लेता है और रोमन को बाईपास करते हुए कहाँ पहुंचता है, वो ओमेजम में पहुंचता है, जहां पर क्या होता है, पानी का अवशोषण होता है। फिर उसके बाद में एबोमेजम में पहुंचता है, वहां पर भोजन का वास्तविक रूप से पाचन होता है। पचित भोजन कहां पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। और पचित भोजन जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, काइम कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां पहुंचेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में पहुंचेगा। उसके बाद में गुदा मार्ग के रूप में, गुदा मार्ग में पहुंचकर अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर की तरफ वो कर दिया जाता है। ठीक है, तो बात कर रहे थे कि जो जुगाली की जो मेन क्रिया होगी वो कहां से हो रही है भी, रेटिकुलम से जुगाली की शुरुआत होती है। कहां से होती है, रेटिकुलम से जुगाली की शुरुआत होती है। तो रेटिकुलम से जैसे ही किण्वित भोजन कहां पहुंचा भी, मुख के अंदर पहुंचा, तो उस प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं,
रिगार्जिटेशन कह रहे हैं। क्या कहते हैं अभी? रिगार्ज, यानी कि पहली प्रक्रिया कौन सी होगी जुगाले की? रिगार्जिटेशन। वापस से मुंह के अंदर पहुंचा रिमेस्टिकेशन के लिए, वापस भोजन को चबाना। और तीसरा आता है रिस्वेलोइंग, भोजन को निगल लेना। यानी कि ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो तीनों स्टेप है, यही पशु की क्या कहलाती हैं? जुगाली करना कहलाती। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में हमने देखा कि आमाशय के आधार पर जानवरों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है, कौन कौन सी उनकी श्रेणियां हैं, कि जानवरों का में जो रोमंथी जानवर होते हैं उनमें भोजन का जो प्रवाह होता है वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से वो भोजन को ग्रहण करते हैं और किस प्रकार वो शरीर की जो पोषक तत्वों को ग्रहण करने के बाद में अपशिष्ट के रूप में शरीर का जो डिस्ट्रॉय पदार्थ होता है उसको बाहर कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।